हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। ये है आपका लाइन स्पेक्ट्रम से, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या कह रहा है, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल्स टू 5 टू n इक्वल्स टू 2 स्टेट हाइड्रोजन एटम। ठीक हो गया, यानी ट्रांजिशन हो रहा है n इक्वल्स टू 5 टू n इक्वल्स टू 2 पर ट्रांजिशन हो रहा है। तो हमें पता है, हमें इक्वेशन पता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, डेल्टा E इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 18 जूल इंटू 1 अपॉन NI स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NF स्क्वायर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, मुझे देखिए कहां से ट्रांजिशन हुआ है, इक्वल्स टू 5 से ट्रांजिशन हुआ है ना। तो Ni क्या हो गया, Ni क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर 5 हो गया और N फाइनल किस में हो गया, 2 हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट? तो रखते हैं वैल्यू। तो डेल्टा E इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 18 जूल इंटू 1 अपॉन Ni स्क्वायर। Ni की वैल्यू क्या है, 5 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NF स्क्वायर 2 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लूं तो 25 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज दैट क्लियर और नॉट? यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक हो गया जी, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 25 चौक का 100 आएगा। ठीक हो गया। तो 4 तो 4 माइनस कितना हो जाएगा, 25। ठीक हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट? 2.18 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 18 जूल इंटू ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, 25 में से 4 गया 21 हो जाएगा। माइनस का आएगा माइनस 2.18 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 18 अपॉन 100 हो जाएगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट्स तो कितनी आ जाती है वैल्यू, 4.58 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 19 जूल आ जाती है। ठीक हो गया जी। ये आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करने पड़ेगा। तो एनर्जी कितनी आ गई, इतनी आ गई। ठीक हो गया, एक काम हो गया हमारा, एनर्जी पता लग गई। तो अब क्या करूंगा मैं, व्हाट आर दी फ्रीक्वेंसी पता करनी है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल, न्यू इक्वल्स टू क्या था, डेल्टा E अपॉन एच था। इज दैट क्लियर और नॉट? एच क्या है यहाँ पर, 6.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होता है आपका प्लांक्स कांस्टेंट। तो वैल्यू रखेंगे 4.58 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 19 जूल अपॉन 6.626 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 34। ठीक हो गया, ये जूल है, जूल सेकंड इनवर्ट सेकंड में। ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 6.9 इंटू 10 रेज टू दी पावर आपका 14 हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक हो गया। फ्रीक्वेंसी पता लग गई मेरी, एनर्जी पता लग गई। अब बात करते हैं आपकी क्या निकालना है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ निकालने के लिए स्टूडेंट्स क्या करूंगा मैं, वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स आपका, लैम्डा इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू करूंगा। सी क्या है, 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। लैम्डा है 6.9 इंटू 10 रेज टू दी पावर 14 हर्ट्ज। ओके, या सेकेंड इनवर्स। ओके, ठीक हो गया जी। इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.12 नैनोमीटर। ठीक हो गया, ये आप सॉल्व कर लोगे। ठीक हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे होंगे। ठीक है, ये हो गया लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन से रिलेटेड। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। मैं चेक कर लेता हूं वेदर इट्स फिल्मिंग और नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे। तो क्या हुआ, बोहर्स को मॉडिफाई करा गया। तो दो इसमें मेन 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 आपके मॉडल हैं। कौन कौन से? पहला मॉडल है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में फर्स्ट आता है डुअल बिहेवियर ऑफ मेटल। ठीक हो गया, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। ठीक हो गया। सेकंड आता है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, वन बाय वन इसकी इनकी स्टडी करेंगे हम। ओके स्टूडेंट्स, तो अब पहले पहले करते हैं इसकी स्टडी। ठीक है, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर।
एक मिनट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, तो हम बात करते हैं। तो क्या था स्टूडेंट्स, जो डी ब्रोगली था ना, आपका फ्रेंच फिजिसिस्ट था डी ब्रोगली, ठीक है। ये मॉडल प्रपोज हुआ था 1924 में। आपका फ्रेंच फिजिसिस्ट था डी ब्रोगली, ठीक हो गया। ओके, तो डी ब्रोगली ने क्या कहा, डी ब्रोगली ने प्रपोज किया एक मॉडल। तो इसमें क्या था स्टूडेंट्स कि आपका जो मैटर होता है ना, लाइक रेडिएशन ऑल्सो एग्जिबिट्स डुअल बिहेवियर एग्जिबिट करना चाहिए, कि उसके अंदर मैटर के अंदर वेव की भी प्रॉपर्टी हो और पार्टिकल की भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। उसने ऐसा एज्यूम करा, जैसे हमें पता है फोटॉन्स है, फोटॉन्स के अंदर क्या होती हैं आपकी वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, ठीक हो गया जी। तो अब क्या हुआ, तो उसने ये प्रपोज करा कि बेसिकली इसने एक रिलेशन दिया। तो इसने अबो इट्स ऑब्जर्वेशन, तो इसने एक इक्वेशन दी, उसका नाम है लैम्डा इक्वल्स टू H/mv, ठीक हो गया। ये इसने इक्वेशन दी। अब ये जो इक्वेशन थी ना, ये रिलेट कर रही थी पार्टिकल नेचर, ठीक हो गया, और उसका वेव नेचर को, ठीक हो गया। कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, और यहाँ पर क्या है, पार्टिकल नेचर को क्या कर रही थी, कोरिलेट कर रही थी। इक्वल्स टू H/mv क्या होता है, P, ठीक हो गया जी। तो इसने ये चीज ऑब्जर्व करी, ठीक हो गया। इसने ये कहा कि जो मैटर है ना, जैसे रेडिएशन शो करता है वैसे ही मैटर आपका वेव नेचर भी प्रपोज करना चाहिए और आपका पार्टिकल नेचर भी शो करना चाहिए। उसने ये बात कही, और इस बात को कहकर उसने एक रिलेशन डिराइव करा, जो कि था लैम्डा इक्वल्स टू H/mv। इससे क्या पता लगा कि ये बताता है आपका वेव नेचर, किसी पार्टिकल का वेव नेचर, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और mv या मोमेंटम क्या बताता है, पार्टिकल नेचर, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ओके, तो अब यहां पर h क्या है, हमारा प्लांक्स कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट है, ठीक है। उसकी वैल्यू सभी को पता है 6.26 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड होती है, ठीक हो गया। m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, ठीक हो गया जी। तो मास ऑफ पार्टिकल है, v क्या है, उसकी वेलोसिटी है, VELO, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैटर। तो उसने बेसिकली एक रिलेशन डिराइव करा, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। तो मैं अगर जनरली कंसिडर करता हूं स्टूडेंट्स, तो इसने ये प्रपोज किया। अब जब एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना हुआ, तो एक्सपेरिमेंट से जब तक प्रूव नहीं हो जाएगा तब तक इसका रिलेशन प्रूव नहीं हो पाएगा। तो जब एक्सपेरिमेंट्स हुए इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन के बीम को जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रखकर देखा, तो वो उसमें डिफ्रैक्शन शो हुआ, ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉन में क्या शो हुआ, डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन क्या होता है, जब कोई भी वेव किसी पार्टिकल पर पड़ती है तब वो बेंड हो जाती है, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिफ्रैक्शन। अब डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व हुआ, तो इसका मतलब उसमें पार्टिकल ने, उसमें क्या हुआ, वेव नेचर आ गया, ठीक हो गया। सब इलेक्ट्रॉन में वो ऑब्जर्व हुआ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तो इससे ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गया कि जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, कि जितने भी मैटर है, उसमें क्या होना चाहिए भाई, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, ठीक हो गया। तो वेव नेचर प्रपोज हो गया। तो उसने यही कहा कि हर एक, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, तो उसने कहा हर एक ऑब्जेक्ट जो भी मोशन में है वो क्या शो करता है आपका, उसमें वेव नेचर भी होना चाहिए और पार्टिकल नेचर भी होना चाहिए, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ओके, इज दैट क्लियर? मैं देख लेता हूं वेदर इट्स फिल्मिंग और नॉट। या स्टूडेंट्स इट्स फिल्मिंग, तो ठीक है। तो ये बात पता लगी। तो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग हर एक मैटर, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट में दोनों प्रॉपर्टी शो करना चाहिए, वेव नेचर भी होना चाहिए, पार्टिकल नेचर भी होना चाहिए। अगर मैं जनरल ऑब्जेक्ट्स की बात करता हूं, तो जनरल ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका मास बहुत ज्यादा होता है,
ठीक हो गया। तो जनरल ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ, जनरल ऑब्जेक्ट्स में मास ज्यादा होता है, तो वो जो उसमें पार्टिकल नेचर तो होगा ही, बट जो वो अपनी पोजीशन से ऑसिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि मास ज्यादा है तो ऑसिलेट नहीं कर पाते, तो इस वजह से जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो बहुत लेस आएगी, लेस वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक हो गया, लेस वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो वो एक्सपेरिमेंटली इतना डिटेक्ट नहीं हो पाती, बहुत कम डिटेक्ट हो पाती है। इस वजह से जनरल ऑब्जेक्ट्स में ये जो फिनोमिना है इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, किसके नेचर को, वेव नेचर को नेग्लेक्ट किया जाता है। बट जो अगर हम बात करते हैं माइक्रो पार्टिकल्स की, जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की, जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, तो उसमें क्या होता है, उसका मास बहुत कम होता है, तो मास कम होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी ऑन पोजीशन पर ऑसिलेट करेगा, तो ऑसिलेट करेगा तो लैम्डा बढ़ेगा। वेवलेंथ क्या है, वेव की लेंथ, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वेवलेंथ ऑब्जर्व हो जाएगी। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो वेव पार्टिकल भी शो करेगा, ठीक है, और आपका वेव नेचर भी शो करेगा, और पार्टिकल नेचर तो है ही उसमें। इज दैट क्लियर और नॉट? अब इनको, ये जो मैंने आपको करवाया, इनको कुछ न्यूमेरिकल्स से समझते हैं कि क्या ये जो जनरल ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या वेव नेचर ऑब्जर्व हो पाएगा तो कितनी वैल्यू आ पाएगी, और वो वैल्यू क्या नेग्लेजिबल होगी, क्या होगी। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ठीक हो गया। तो देखिए मेरे पास पहला क्वेश्चन है, ठीक हो गया, पेन चेंज कर लेता हूं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, व्हाट विल बी दी वेवलेंथ, व्हाट विल बी दी वेवलेंथ। ठीक हो गया, लैम्डा बताना है इसमें, ऑफ ए बॉल ऑफ मास, ऑफ ए बॉल ऑफ मास ऑफ 0.1 kg। ठीक हो गया, मूविंग विद ए वेलोसिटी, मूविंग विद ए वेलोसिटी, विद ए वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया, ओके। तो अब वेवलेंथ बतानी है। ठीक हो गया, तो वेवलेंथ का हमें पता है, वेवलेंथ इक्वल्स टू क्या होता है, सी अपॉन न्यू। ठीक हो गया, सॉरी, तो वेवलेंथ बतानी है, तो वही आपका डुअल बिहेवियर ऑफ डी ब्रोगली की वेवलेंथ रखेंगे, लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, एच अपॉन एम वी। ठीक हो गया जी, तो लैम्डा में क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालनी है, लैम्डा इक्वल्स टू एच 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, मास कितना है, मास है 0.1 किलोग्राम हो गया, वेलोसिटी कितनी है 10। ठीक हो गया, तो देखिए कितना ऑब्जर्व होगा ये, इससे ये कटा, यहाँ पर 10 रेज टू द पावर 1 आ गया, इससे ये कट गया, तो कितना आ जाएगा 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34। लैम्डा कितना आ जाएगा, ये आपका मीटर आ जाएगा। ठीक हो गया, ओके, जूल सेकंड हो गया, किलोग्राम इनवर्स। तो अगर आप देखते हो तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34। ये क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, तो माइनस 34, तो माइनस 34 बहुत नेग्लेजिबल क्वांटिटी है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये जनरल ऑब्जेक्ट्स के लिए 0.1 kg के लिए डिटेक्टेबल नहीं है। ठीक हो गया जी। अब अगर सब एटॉमिक पार्टिकल्स का करते हैं तो उसके लिए बिल्कुल सही वैल्यू आती है, उसके लिए एग्जांपल देखते हैं हम। उसका क्वेश्चन हमारा देखिए, पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। अब ये अगला क्वेश्चन है, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 31 kg है। ठीक हो गया, इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी दी है, इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है, 3 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 23 जूल दी है। ठीक हो गया, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। ठीक हो गया जी। तो देखिए वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है हमें, क्या निकालना है, लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, एच अपॉन एम वी होता है।
ठीक हो गया जी, इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये हमारे पास है, हमें वेवलेंथ निकालनी है, तो हम ये जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ mv²। ठीक हो गया। तो मैं अगर mv की वैल्यू निकाल दूं यहां से और ये वैल्यू यहां रख दूं तो हमारे पास आ जाएगी, नहीं जाएगी? ठीक हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू mv हो गया, v² हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया जी। तो इसको इसके डिवाइड में भेजते हैं, v² हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं स्टूडेंट्स, v² है तो ये इसके डिवाइड में चले जाएगा, v इक्वल्स टू 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी अपॉन m की पावर हाफ हो जाएगा। ये वैल्यू यहां पर रखेंगे स्टूडेंट्स, 6h अपॉन m इंटू वेलोसिटी, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी अपॉन m की पावर 1/2 हो जाएगा। तो वैल्यू रख दो, h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34। मास कितना है स्टूडेंट्स हमारा, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg इंटू 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी 3 इंटू 10⁻⁻23। ठीक हो गया। मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ठीक हो गया, की पावर हाफ। अब जब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो क्या वैल्यू आती है हमारे पास लैम्डा की, 869.7 नैनोमीटर। तो अब देखिए ये नैनोमीटर में है। ठीक हो गया, नैनोमीटर में आ गई वैल्यू। तो ये आपकी एप्रिशिएबल वैल्यू है लैम्डा की। तो इससे ये बात पता लगी कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए जो लैम्डा है, वेवलेंथ है, वो एप्रिशिएबल है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाओ, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो लेटेस्ट केमिस्ट्री की वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।